गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, अ मतलब नहीं और विकारी मतलब विकार या परिवर्तन। वैसे शब्द जिसमें कोई विकार नहीं होता या कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को अविकारी शब्द या अविकारी शब्द या अविकारी अव्यय भी कहते हैं। इन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन शब्दों पर, अविकारी शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपको बोलते कोई लड़का खेल रहा है तो क्या होता है, क्रिया आपकी बदल गई, लड़का के अनुसार हो गया कि लड़का खेल रहा है। अगर वहीं पे कोई लड़की खेल रही है तो आपकी क्रिया बदल गई, अर्थात वह क्रिया जो है खेल रहा है या खेल रही है वो विकारी शब्द है। लेकिन अविकारी शब्द पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब देखते हैं अविकारी शब्दों के भेद। सबसे पहले हम आते हैं क्रिया विशेषण पे। क्रिया विशेषण शब्द वैसे शब्द हैं जो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चारों अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण के सारे शब्द होंगे अविकारी, संबंध बोधक के भी शब्द अविकारी होंगे, समुच्चय बोधक के भी और विस्मयादि बोधक के भी। क्रिया विशेषण क्या देखते हैं हम। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ? चलता हूँ। लेकिन मैं कैसे चलता हूँ? धीरे धीरे। धीरे धीरे चलना जो है यह क्रिया विशेषण है। मैं चलता हूँ, मैं चलने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे चल कैसे रहा हूँ? मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। अब फिर दूसरा देखते हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझा रही हूँ। मैं एक वचन है, धीरे धीरे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्रिया पे गौर करिए, चलता हूँ है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे हम कर दिया, बहुवचन कर दिया, यह क्या हो गया? चलते हैं। क्रिया बदल गई लेकिन क्रिया विशेषण नहीं बदली। एक वचन में भी धीरे धीरे और बहुवचन में भी धीरे धीरे ही प्रयोग हुआ, यानी कि इस धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द में कोई भी विकार नहीं आया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। विशेषता के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। आपको नाम से ही क्रिया विशेषण का भेद का अनुमान लग जाएगा। कालवाचक समय, काल मतलब समय, समय का पता चल रहा है इसमें। जैसे कल, आज, शाम, रात, परसों। मैं खेलूँगा, मैं कल खेलूँगा। कब खेलूँगा? कल खेलूँगा। समय बताया जा रहा है, कल खेलने का काम करूँगा। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वैसे अब स्थानवाचक में आते हैं। स्थानवाचक में स्थान का पता चलता है। जैसे यहाँ, बाहर, अंदर, नीचे, कहाँ, ऊपर, पास आदि। ये सब क्या है? स्थानवाचक हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बाहर जाऊँगा, मैं अंदर में ही रहूँगा, बच्चे नीचे खड़े हैं। तो ये सब स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देख। अब तीसरा भेद है आपका क्रिया विशेषण का रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्रिया होने का ढंग बताया जाता है। रीतिवाचक में क्रिया के होने का ढंग बताया जाता है। जैसे अचानक, अचानक वर्षा हुई। वर्षा कैसे हुई? अचानक हुई। तेज, वह तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज चलता है। क्रिया होने का ढंग बताया जा रहा है। चलने का काम कैसे करता है? तेजी से करता है। झटपट, शीघ्र, लगातार, अवश्य, ऐसे, वैसे, यह सब क्रिया के होने का ढंग बता रहा है। तो यह हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब चौथा भेद देखते हैं, परिमाणवाचक। परिमाण तो पता चल रहा है आपको, परिमाण शब्द से ही। परिमाण या मात्रा, परिमाण या मात्रा बचाने वाले शब्द को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, ज़्यादा, कुछ, अधिक, इतना, उतना, जितना।
अब जैसे आपको मैं एक वाक्य बताऊं, मेरे पास बहुत सी कलमें हैं। मेरे पास बहुत सी कलमें हैं। कितनी कलमें हैं? बहुत सी कलमें। हम वर्षा में बहुत नहाए। बारिश हो रही है और हम क्या किए? बहुत नहाए। ये मात्रा बता रहा है। मैंने कम खाना खाया। आज मुझे खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कम खाना खाया। तो कम क्या है? परिमाणवाचक है। खाना कितना खाया मैंने? कम खाया। चाय में चीनी ज़्यादा है। चाय में चीनी क्या है? ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा खाना चाहिए। मुझे ज़्यादा खाना चाहिए। तो आप ये सब देख रहे हैं, बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ, अधिक आदि लगा करके हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अगले वाले संबंध बोधक अव्यय पे, जो अभिकारी शब्द है। संबंध बोधक होता क्या है? संबंध बोधक उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ते हैं उनको संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ। किससे लिखती हूँ मैं? कलम से। कलम आपका संज्ञा है और लिखने का काम हो रहा है वाक्य के अन्य शब्द के साथ, और कलम के साथ कौन सा शब्द संबंध बता रहा है? से। तो ये से आपका क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। मेज पर पुस्तक है। पुस्तक कहाँ है? मेज पर है, यानी कि मेज और पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है पर के द्वारा। तो यह संबंध बोधक अव्यय है। नदी में मछली है। मछली कहाँ है? नदी में है। तो नदी का और मछली का संबंध जो बता रहा है उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, से पहले, के बाद, के पास, के संग आदि। ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं और इसमें कोई भी विकार नहीं आता है, चाहे वाक्य एक वचन में हो, बहुवचन में हो, किसी भी तरह से हो, इस पर लिंग आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम तीसरे अविकारी शब्द पर आते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वाक्यों में दो शब्दों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। वाक्यों में दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द होता है यह। जैसे मैं, मेरा भाई। कौन? मैं और मेरा भाई। मैं और मेरा भाई, यानी कि मेरा भाई और मेरे में और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। दोनों पढ़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसको हम किससे जोड़ रहे हैं? और के द्वारा। तो यह आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अब फिर दूसरा उदाहरण देखिए, मेरे पिताजी या दादाजी बाज़ार जाएंगे। मेरे पिताजी हो सकता है आज बाज़ार जाएं या फिर दादाजी जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आप दो वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है, दो शब्दांशों को जोड़ा जा रहा है। एक ही वाक्य है, या फिर उसी तरह से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? मैं आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी? वैसे ही और है, पर, और, या, तथा, लेकिन, क्योंकि आदि। मैं तेज़ दौड़ा लेकिन बस निकल गई। मैं तेज़ दौड़ा एक वाक्य है, बस निकल गई दो वाक्य है। यहाँ पर देखिए आपको लेकिन के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। मैं तेज़ दौड़ा लेकिन बस निकल गई। बाहर मत खेलो क्योंकि वर्षा हो रही है। दो वाक्य है, इसको क्योंकि के द्वारा जोड़ा गया। ये सभी संबंध बोधक के उदाहरण हैं। आइए अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द हैरानी, खुशी, घृणा, दुख, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे, बाप रे इतना बड़ा सांप। अब सांप क्या है? बहुत ही बड़ा है। सांप क्या है? बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग बोलेंगे बाप रे, हम लोग को डर भी लग रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है सांप देख के। फिर दूसरा उदाहरण है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, कोई कुछ अच्छा करते तो हम बोलते हैं शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, फर्स्ट आ गए, क्लास में प्रथम स्थान लाए, द्वितीय स्थान पर आए, या आपको 100 में 100 अंक आए, तो हम लोग शाबाश शब्द का प्रयोग करेंगे। या फिर कोई दुख की बात हो, मेरी टांग टूट गई, तो क्या बोलेंगे? हाय मेरी टांग टूट गई। तो ये सभी शब्द जो हैं बाप रे, शाबाश, हाय, यह सब विस्मयादि बोधक के
उदाहरण हैं। इनमें भी कोई विकार नहीं आता है, किसी भी वाक्य में उसको हूबहू प्रयोग कर सकते हैं। और भी कुछ विस्मयादि शब्द के विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण हैं। छी, कितनी गंदगी है, ये आपको घृणा दिखाता है। बाप रे, भय दिखाता है। शाबाश, प्रशंसा दिखाता है। हाय, खुशी, दुख प्रकट करता है। तो ये थे आपके अविकारी शब्द के भेद, और उसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। धन्यवाद।